The agenda of today's discussion is basically to discuss the type of questions that are tested in ratios और वो कितने मार्क्स के होते हैं और किस तरह से हम उन्हें आंसर कर सकते हैं। ये है बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास 2 ताकि हम इसको बाद में बाकी बच्चों के लिए भी अवेलेबल कर सकें। तो एक सवाल मैंने आपके सामने खोला हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम मे जून 19 क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 3 1। इसमें अगर आप ए पार्ट देखें तो एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड अस टू कैलकुलेट अ फ्यू रेशियोज़ एंड दैट रेशियोज़ आर गियरिंग रेशियो जो हमने ऑलरेडी क्लास में कैलकुलेट करना सीखी भी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें पता है एक रेशियो जो है वो हमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में ऑन द कैपिटल बताती है, दैट इज़ आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो दूसरी रेशियो है वो गियरिंग रेशियो है, वो डेट इक्विटी रेशियो के बारे में हमें बताती है। ओके, वैसे तो जनरली वी कैलकुलेट दैट, वो हमने कर ली यहाँ पे दोनों, और वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर्स। मार्क्स की में हमें गिवन है द आंसर ऑफ द गियरिंग रेशियो इज़ 55% और द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आंसर इज़ 9%। अगर आप ये देखें दोनों यहाँ पे गिवन है, तो वो जनरली वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन जब हम हमारा जो पर्पज़ है आज का वो ये है कि हम ज़रा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करें और देखें कि उसके साथ हमने क्या करना होता है। रेफर टू योर आंसर टू 4A, ये सवाल है। Refer to your answer to 4A and other information. Recommend whether BSJ's shareholders should accept the takeover offer from GONFO and justify your recommendation. तो उसने बताया कि ये जो 4A में हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, जैसे कि गियरिंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकी बेसिस पे और इसके अलावा जो कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जब वही स्टेटमेंट देता है एग्जामिनर कोई और इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, इसका मतलब है वी नीड टू रेफर टू द केस स्टडी एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने एक बात आपको बता रखी है, हमेशा याद रखें केस स्टडी का पहला पैराग्राफ लाजमी पढ़ें, उससे आपको जनरली आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये देख सकें कि क्या कुछ और कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से कि और कौन सी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, तो बड़ी आसानी से हमें पता है हम करंट रेशो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर हम अपनी उसकी तरफ आएँ जो कि हमारी है इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें हमें हमें पता है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा देयर माइट बी सम अदर इन्फॉर्मेशन इन द केस स्टडी जो भी सारी यूज़फुल हो सकती है। तो लुकिंग एट दिस सिनेरियो, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि टेक ओवर ऑफर है, देयर शुड बी सम टेक ओवर ऑफर। लाजमी तौर पे अगर हम केस स्टडी में देखें तो वो हमारे पास मौजूद होगी। उस केस स्टडी ऑफर के बारे में, द टेक ओवर ऑफर हैज़ prompted the directors to consider the future of is more in detail. At recent meeting the director produced a simple SWOT analysis। ये उसके बारे में गिवन है SWOT analysis। और ये BSC Board of Director has just received an offer from GONFO, a much larger rival business, has offered to buy 100% of, वो BSC को बाय करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपको 100% बाय करते हैं फॉर 50 मिलियन प्लस 50 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर। उन्होंने कहा जनाब कि हम इतने की बाय करेंगे। देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द एम्प्लॉइज एसेट्स। हाँ, ये उन्होंने नहीं बताया कि आपके एम्प्लॉइज़ के साथ क्या करेंगे। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एनालिसिस पॉइंट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो हमें फाइनेंसेस गिवन है उस फाइनेंसेस में से हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कर लें। जो जैसा कि मैंने आपको बताया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आए तो यू कैन कैलकुलेट एट दैट टाइम, क्योंकि जो ए पार्ट में वो 4 मार्क्स की या 6 मार्क्स की कैलकुलेशन होंगी जो कि हमें उन्हीं 4 या 6 मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा शायद उनका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसके लिए हमें डिटेल्ड एनालिसिस हाउएवर चाहिए होगा। सबसे अच्छी पहली बात तो ये है बच्चों जो याद रखनी है आपने कि द एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी ईज़ी। कैलकुलेशंस आपने की हैं, आप उनको यूज़ करेंगे, अपने रेशियोज़ को, अपने एनालिसिस को यूज़ करेंगे और बड़ी आसानी से आप उसके ऊपर आंसर्स डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस विल बिकम वेरी ईज़ी, कॉन्टेक्सचुअल इवैल्यूएशन विल बिकम वेरी ईज़ी। तो अगर हम ओवरऑल इस क्वेश्चन की आउटलुक देखें तो हमें पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जस्ट कैलकुलेट द रेशियोज़, जस्ट आइडेंटिफाई द डेटा, फाइनेंशियल डेटा करेक्टली और फिर इट्स गुड टू गो।
अच्छा जी, हम आते हैं ज़रा बी पार्ट की तरफ और हमने कहा कि नॉलेज में हम क्या चीज़ें प्रोड्यूस, हमें याद है 12 नंबर के सवाल में 2, 2, 2, 6, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर द इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे नॉलेज में हम क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ शेयर होल्डर्स इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द ऑफर। जो बच्चे A1 का नॉलेज अपने पास रखते हैं उन्हें याद है टेक ओवर में हॉस्टाइल टेक ओवर भी होता है, सिंपल टेक ओवर भी होता है। दे कैन यूज़ दैट कि अगर शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर लिया जाए तो वो हॉस्टाइल टेक ओवर बन जाता है। अगर डायरेक्टर्स एग्री कर लें तो दैट इज़ अ नॉर्मल टेक ओवर। इसी तरह और फैक्टर्स जो कंसीडर हम लिख रहे होंगे सारे के सारे जिनकी बेसिस पे कोई टेक ओवर्स का डिसीजन किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वहाँ पे गिवन थे, इसके अलावा फ्यूचर आपकी अपनी स्ट्रेटजीज़, ग्रोथ, आपके अपने ऑब्जेक्टिव बिज़नेस के, ये सब नॉलेज में काउंट होंगे। तो व्हेन आई से टू यू पीपल के नॉलेज सिर्फ डेफिनेशन लिखने का नाम नहीं है। अगर आप खाली डेफिनेशन लिखेंगे एक और समझेंगे कि आपने नॉलेज के मार्क्स पूरे कर लिए हैं, तो इट विल बी लिमिटेड नॉलेज एंड यू विल स्कोर ओनली 1 आउट ऑफ द 2 मार्क्स फ्रॉम द 2 नॉलेज मार्क्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी हमने, बल्कि वी नीड टू प्रोड्यूस ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स जो कि उस नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा जी, हमने कहा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 4A से हमने कैलकुलेट की है, दैट इज़ 9.1%। तो हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ कि अच्छा ये जो BSC है ये हमें 9.1% दे रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर जितना हमारा कैपिटल है वी वुड हैव केप्ट दैट कैपिटल इनटू द बैंक, तो वहाँ से हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा होता, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% होता या उससे ज़्यादा होता। ओके, ये तो सिंपल कंपैरिजन है। जिस तरह हम कहें पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% है और अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो वहाँ से 10% है, तो हम कहेंगे बैंक में पैसे रखना इज ऑलवेज मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू, तो इस बिजनेस को बेच देना चाहिए फिर, क्योंकि इसका तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 9% है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सही है, 9.1% हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्ट तो फिक्स्ड है, इट्स 22%, इट विल रिमेन 22%, इट वॉन्ट बी मल्टीप्लाइड इन फ्यूचर। लेकिन जो बिजनेसेस में हमने इन्वेस्टमेंट बच्चों कर रखी होती हैं, दे आर मल्टीप्लाइड इन द फ्यूचर, वो तो ग्रो करती रहती हैं। आज ये 9% है, कल ये 59% भी हो सकता है, ये 60% भी, इट कैन गो इधर वे, कम भी हो सकता है, देयर इज अ रिस्क टू। तो जब हमने कहा पहली बात हमने की कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो इसको बेच दें, क्योंकि यही तो उसने पूछा है, और नहीं तो फिर इसको कीप कर लें। तो साथ ही हमने इवैल्यूएशन भी की कि इट डिपेंड्स कि इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और ये फिक्स नहीं है। इसी तरह हमने कहा कि टेक ओवर ऑफर में हमें 50 मिलियन इन कैश मिल रहा है और 50 मिलियन उस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस फिर बंद हो जाएगा। हम वो जो दूसरी बड़ी लार्जर कंपनी है उसके 50 मिलियन के शेयर होल्डर्स भी बन जाएंगे, जो कि नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि वो जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में हमें केस स्टडी में बताया गया कि दैट इज़ अ ग्रोइंग लार्जर साइज बिजनेस और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए जा ग्रो कर रही है और वो बहुत बड़ा हमारा कंपेटिटर भी है। तो एक तो हम कंपटीशन से बच जाएंगे और दूसरा ये होगा कि, लेकिन इट डिपेंड्स अगेन, हम इसकी वैल्यूएशन में लिखेंगे कि ये वेरी करता है कि हमारे शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव, ओनर्स के ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। क्या वो हमेशा कंपटीशन को प्रेफर करते हैं, क्या वो अपने बिजनेस को प्रेफर करते हैं, क्या वो जो उनकी से सेक्रीफाइस हो जाएगी बाय बाइंग ओनली 50 मिलियन शेयर इनटू अ लार्जर कंपनी, तो वो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट और नॉट। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज 10 मिलियन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 10 मिलियन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 1.25% है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हाउएवर वाज 37%। जाहिर है कि उसने हमसे कैलकुलेट नहीं कराया था ये पार्ट में, जो बाद में आपको बार बार कह रहा हूँ, उसने तो दो चीजें सिर्फ पूछी थी, गियरिंग रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट वी हैव डन बच्चों, हमने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खुद से कैलकुलेट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी खुद से कैलकुलेट किया है, एज आई टोल्ड यू। जस्ट लुक एट दी टेबल्स जो हमारे पास गिवन है और वहां से आपने हमेशा देखना है कि आप कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको खुद से करके ही आपने अपने रेशियोज के आंसर में लिखना है। तो हमने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत लो है, इसका मतलब है हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो हम कोई बहुत हैप्पी नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन अगेन इवैल्यूएशन में ये भी लिखना होगा साथ ही के, इसका मतलब है कि बेच देनी चाहिए ना, ठीक है, कंपनी इतने लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ क्यों एग्जिस्ट करनी है हमने, लेकिन हमें अपनी बाकी इंडस्ट्रीज के भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखना चाहिए, इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे।
क्या वो 1.2% से ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या सूरत-ए-हाल है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेक डिसीजन। इसी तरह हमारी करंट रेशियो जो है वो दैट इज़ 2.5, अगेन वो हमने यहाँ से बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कैलकुलेट किया। उसने पूछी नहीं थी हमसे, लेकिन हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, वी जस्ट यूज़ देम और उसकी बेस पे हम करंट रेशियो, और हमने कहा कि 2.5 है, दैट इज़ गुड। इसका मतलब हम किसी किस्म के थ्रेट में नहीं है, कोई कैश फ्लो प्रॉब्लम हमें नहीं है कि हम भाग के चले जाएँगे, हम अपना बिज़नेस बेच देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है अगेन बहुत सी चीज़ों के ऊपर कि करंट रेशियो खाली जो है टू मच एसेट्स होना या टू मच लिक्विड एसेट्स होना, क्या ये किसी कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है? तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन कर सकते हैं और फिर उसकी बेसिस के हम अपना जो है ना वो दे सकते हैं इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन की तरफ अगर आएँ, तो एक जस्टिफाइड रिकमेंडेशन देंगे हमेशा, हमेशा। ज़रवा ये कहेगी कि हाँ जी, इसको बेच देना चाहिए क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। मलाइका ये कहेगी बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो अवेलेबल कैश है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम इन 2-4 चीज़ों के ऊपर कमेंट कर दें। हमें बहुत सी और एविडेंसेस चाहिए, बहुत सा और डिटेल चाहिए कमेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होना चाहिए डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, ताकि पता चले कि शेयर होल्डर्स क्या सोच रहे हैं, वेदर दे आर हैप्पी विद द कंपनी और नॉट। हमें पता होना चाहिए कि जो है वो डायरेक्टर्स इस पे एग्री करते हैं कि नहीं करते। हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है, कि जो कि हमने अज़्यूम करके कह दिया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, दैट्स गुड और बैड। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सर्टेन बेसिस पे डिसीजन कर लें, वी नीड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, और कितने फैक्टर कम से कम आपको डिस्कस करने चाहिए, ऑलरेडी टोल्ड यू एटलीस्ट 3, जब हम 12 नंबर का सवाल कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम दोबारा से अपनी फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं और हम सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अबव एनालिसिस विद अगेन अ फेवरिंग पॉइंट, जो कि हमने जिसके ऊपर अपना पूरा केस डेवलप किया हो सकता है। तो ये हमारा सवाल है पूरे का पूरा 12 नंबर का, जिसके बारे में हमने, ये एक तरह का सवाल है, अभी और भी सवाल डिस्कस करते हैं जो रेशियोज़ में से हमसे टेस्ट हो सकते हैं।